तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी। ठीक है, टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? जेनेटिक्स जब आपको पढ़ाएंगे तो उस दौरान पे बहुत सारे अजीबो अजीब से वर्ड यूज किए थे मेंडल ने, बहुत सारे शब्द यूज किए, टर्म यूज किए थे। उन टर्म्स का क्या मतलब है जो जेनेटिक्स, मेंडल की जेनेटिक्स पढ़ने में हमको हेल्प करेंगे, जो शब्द रास्ते में पढ़ने वाले हैं, उन टर्मिनोलॉजी को पढ़ लेते हैं। टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं आज, जेनेटिक्स में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी। तो पहली टर्मिनोलॉजी है फैक्टर। ये वर्ड जेनेटिक्स का, ये वर्ड किसने यूज किया था? फैक्टर वर्ड मेंडल का बोला हुआ वर्ड है फैक्टर, या फिर एलिमेंट के नाम से फैक्टर बोले या एलिमेंट बोले, ये वर्ड मेंडल ने यूज किया था, फैक्टर या एलिमेंट। इस वर्ड का मतलब पता है आपको? अगर नहीं पता तो जान लो। आज की डेट में हम फैक्टर को एक नए नाम से जानते हैं। आज की डेट में हम फैक्टर को क्या कहते हैं? मेंडल ने कहा था फैक्टर या एलिमेंट वर्ड यूज किए हैं, तो आपको मेंडल जेनेटिक्स जब पढ़ाएंगे तो वहां पे फैक्टर वर्ड यूज करें या एलिमेंट वर्ड यूज करें, उसका मतलब आप समझ जाइएगा हम कुछ और बात नहीं कर रहे हैं, हम जीन की बात कर रहे हैं। तो फैक्टर या एलिमेंट मेंडल ने यूज किए थे, आज की डेट में हम उसे जीन के नाम से जानते हैं। तो जीन कुछ और नहीं है, जीन का ही नाम है फैक्टर या एलिमेंट। ठीक है, फैक्टर एलिमेंट जीन है, ये बात किसने बताई थी? फैक्टर एलिमेंट वर्ड किसके यूज किए हुए हैं? ये वर्ड मेंडल के यूज किए हुए हैं। और जीन वर्ड आजकल किसने यूज किया है? जॉनसन नाम के, JOHN, जॉनसन नाम के साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने जीन वर्ड पहली बार यूज किया। तो आपसे कोई पूछे जॉनसन, JOHNSEN, जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने कब किया था? 1909 में बताया पहली बार कि मेंडल ने जो फैक्टर एलिमेंट कहा है वो कुछ और नहीं है, वो जीन है। तो जीन, एलिमेंट, फैक्टर तीनों एक ही चीजें हैं, अलग अलग नहीं है, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। और जीन के बारे में आपको पता ही होगा कि इसको यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं। तो फैक्टर एलिमेंट या जीन की डिफिनेशन क्या पूछे तो बोलेंगे आंसर क्या होगा? यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट? इनहेरिटेंस की यूनिट बोले हम, हेरिडिटरी की यूनिट बोले तो यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। कोई आपसे पूछे कि हेरिडिटरी की यूनिट क्या है? हेरिडिटी की यूनिट बोले आपसे, हेरिडिटी की यूनिट आपकी यही है, यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। हेरिडिटी की यूनिट क्या है? आपकी जीन। जीन को हेरिडिटी की यूनिट कहते हैं। सबसे छोटी चीज है जो कैरेक्टर को कोड करती है। तो आपके जीन जो है वो हेरिडिटरी की यूनिट कहलाते हैं, और जीन ही कैरेक्टर को कोड करते हैं। तो एक जीन एक कैरेक्टर को कोड करता है। तो आपके बॉडी में जितने भी कैरेक्टर है उसके लिए जीन होंगे। जैसे हम लंबे हैं, गोरे हैं, घुंघराले बाल हैं, ये सब कैरेक्टर हुए। मेरे कर्ली बाल हैं, इसके लिए कोई ना कोई जीन होगा मेरी बॉडी में। मेरी हाइट अच्छी है, इसके लिए एक जीन होगा बॉडी में। तो हर काम के लिए बॉडी में जीन होते हैं। जीन का काम क्या है? कैरेक्टर को कोड करना। हर एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसीलिए इसे यूनिट ऑफ हेरिडिटी के नाम से भी जानते हैं। मेंडल ने क्या वर्ड यूज किया था? फैक्टर और एलिमेंट। मेंडल ने जहां फैक्टर एलिमेंट कहा है वहां हम क्या समझेंगे? जीन। अच्छा, फिर आपके एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था आपका मॉर्गन, और मॉर्गन ने क्या कहा? इसको सैंबल दे दिया, सभी को सैंबॉलिक रूप से दिखाया। क्या सैंबल यूज किया? कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो मॉर्गन एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने फैक्टर एलिमेंट को क्या कर दिया? सैंबल दे दिया। मॉर्गन क्या किया? सैंबल कर दिया। कितने सैंबल यूज किए? दो तरह के सैंबल यूज किए, एक कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर का यूज किसके लिए किया? डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए। जो कैरेक्टर डोमिनेंट होते थे उनके लिए कैपिटल लेटर यूज किया उन्होंने। और जो कैरेक्टर आपके, जो फैक्टर आपके रेसेसिव होते हैं, तो रेसेसिव कैरेक्टर के लिए, जो नहीं दिखते हैं, पढ़ाएंगे रेसेसिव क्या होता है। तो रेसेसिव कैरेक्टर के लिए कौन सा वर्ड यूज किया? तो रेसेसिव कैरेक्टर के लिए आपका सिंबल यूज किया स्मॉल लेटर का। किसने काम किया? मॉर्गन ने। सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, ये दो तरह के वर्ड यूज किए। तो आप याद रखेंगे, सिंपल सा एक ही आपको टर्म पढ़ा है, फैक्टर, एलिमेंट या जीन, तीनों सेम है। जीन, इनकी डिफिनेशन यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की यूनिट है ये सब।
चलो, तो हमने फैक्टर एलिमेंट को पढ़ लिया, जीन को पढ़ लिया, पहला टर्म हमको समझ में आ गया। फैक्टर एलिमेंट जीन जो भी बोलो, पहला टर्म हमने आपको पढ़ा दिया। दूसरा टर्म आपको मिलेगा एलिल्स। एलिल्स वर्ड का मतलब, इस एलिल्स वर्ड का मतलब क्या होता है? एलिल का वर्ड का मतलब होता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। कैसा? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव समझते हो? इसकी जगह में वो यूज हो जाए, उसकी जगह में ये यूज हो जाए, एक दूसरे का अल्टरनेटिव, एक दूसरे का काम कर सके। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन कहां पर लोकेटेड हो? विच लोकेटेड ऑन द सेम लोकेशन, सेम लोकेशन पे होना चाहिए, और एट होमोलॉगस क्रोमोसोम। आपको समझ में नहीं आया होगा, बहुत अच्छे से बता देते हैं। हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम है आपसे पूछें, आंसर होगा 46 क्रोमोसोम है, या हम बोले 23 पेयर क्रोमोसोम है। हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। पता है ना आपको? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। हर क्रोमोसोम हमारे पास डबल डबल है, जोड़े में है। कहां से आए हैं? तो मेरे बॉडी में 23 क्रोमोसोम मेरी मम्मी के आए हैं और 23 क्रोमोसोम मेरे पापा के आए हैं, 23 क्रोमोसोम। तो 23 क्रोमोसोम कहां से आए हैं? मदर से आए हैं। 23 क्रोमोसोम फादर से आए हैं, और ये दोनों क्रोमोसोम आपस में आकर सेम कैरेक्टर के लिए हैं, तो ये आपस में क्या कहलाते हैं? साथ में रहते हैं। और हर आपका, जैसे मेरी बात करें, नाक का क्रोमोसोम, मेरी नाक ऐसी होगी, इसका क्रोमोसोम किसके कंडर, मेरी मम्मी से आया होगा या पापा से आया होगा? तो मेरे पास इस नाक का क्रोमोसोम जो है मेरी मम्मी का भी होगा, मेरे पास मेरे पापा का भी होगा, दोनों का होगा। और दोनों का क्रोमोसोम मेरे पास होगा, इसलिए आपके ये नाक को कोड करने वाला क्रोमोसोम जो मम्मी का है और पापा का, वो आपस में कहलाएगा होमोलॉगस कहलाएगा, क्योंकि दोनों सेम लोकेशन में हैं, सेम वर्क को कोड कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं, उन होमोलॉगस क्रोमोसोम में जो अल्टरनेटिव जीन होते हैं एक दूसरे के, उन्हें हम कहते हैं, सेम लोकस में रहने वाले अल्टरनेटिव जीन को एलिल्स कहते हैं। एलिल्स की डिफिनेशन एक बार सुन लेंगे। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच आर लोकेटेड ऑन द सेम लोकस, सेम लोकस में रहेंगे, सेम पोजीशन, पोजीशन भी कह सकते हो, लोकस अच्छा ना लगे तो, which are located on the same locus or same position on the homologous chromosome। लिख दें क्या एलिल्स की डिफिनेशन? नोट्स दे देंगे लिखे हुए, सुन ले लेंगे बस एक बार और। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन which are present on same location। पहला अल्टरनेटिव फॉर्म होने चाहिए, सेम लोकाई होने चाहिए, सेम पोजीशन होने चाहिए, और कहां से? ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। उन्हें हम एलिल्स के नाम से जानते हैं। याद रहेगा एलिल्स क्या होते हैं? एलिल्स टर्म भी बैटसन का दिया हुआ टर्म है। बैटसन जिन्होंने जेनेटिक्स बोला था, उन्होंने ही एलिल्स भी बोला था। तीसरा वर्ड है होमोजाइगस। अब इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। होमो, HOMO, होमो का मतलब है सेम टू सेम, और जाइगस मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके शरीर में दोनों एलिल्स सेम हो, उन्हें हम होमोजाइगस कहते हैं। देखो समझेंगे कैसे करना है इसको, समझने के तरीका। कोई भी जाइगोट कैसे बनता है? जाइगोट कैसे बनता है? आपसे क्वेश्चन है, जाइगोट कैसे बनता है? जाइगोट किससे बनता है? गैमेट के मिलने से। गैमेट कितने मिलते हैं? दो, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। एक मेल गैमेट होगा, मेल गैमेट, और एक होगा फीमेल गैमेट। दो गैमेट के मिलने से बनता है जाइगोट। अगर मेल और फीमेल गैमेट सेम टू सेम होंगे तो जाइगोट जो बनेगा उसे हम होमोजाइगोट के नाम से जानेंगे। कौन सा जाइगोट कहेंगे? होमोजाइगोट। तो कोई आपसे पूछे होमोजाइगोट क्या होता है, तो आंसर होगा होमोजाइगोट ऐसा जाइगोट जिसमें मेल और फीमेल गैमेट सेम टू सेम हो। अगर मेल और फीमेल गैमेट सेम टू सेम है तो बनने वाला जाइगोट होमोजाइगोट कहलाता है। और इस होमोजाइगोट से बनने वाला ऑर्गेनिज्म जो होता है, उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म। रिपीट करते हैं, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म में दोनों एलिल्स जो होंगे वो सेम टू सेम होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि बताइएगा, पहचानिएगा, कैपिटल टी, ये दोनों सेम टू सेम है या अलग अलग है?
अगर दोनों सेम है तो ये क्या कहलाएगा? होमोजाइगस कहलाएगा। तो कैपिटल टी क्या है? होमोजाइगस है। आपसे कोई पूछे कैपिटल स्मॉल टी ये क्या होगा? स्मॉल टी ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है? दोनों सेम टू सेम है, इसलिए हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस। ये भी होमोजाइगस। और आपसे कोई पूछे अब ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या होगा? होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस? दोनों अलग अलग है, इसलिए ये क्या होगा? हेटेरोजाइगस होगा। आपसे कोई पूछे कैपिटल ए ये होमोजाइगस होगा कि हेटेरोजाइगस? होमोजाइगस। आपसे कोई पूछे कैपिटल ए स्मॉल ए हेटेरोजाइगस। तो आपको मालूम चल गया होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस वर्ड। हेटेरोजाइगस तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस वर्ड में डिफरेंस समझ में आया? आपका याद रखिएगा, अगर दोनों जो आपके होमोजाइगस की बात करें तो अगर दोनों के दोनों गैमेट आइडेंटिकल हैं तो उससे बनने वाले जाइगोट को होमोजाइगोट कहते हैं, और होमोजाइगोट में बनने वाले ऑर्गेनिज को होमोजाइगस ऑर्गेनिज कहते हैं। ये होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म है, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, लेकिन ये हेटेरोजाइगस है। तो हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस दो वर्ड आपको समझ में आए। होमोजाइगस जो है ये आपके कैसे बनते हैं? तो होमोजाइगस जो है इन्हें प्योर लाइन के नाम से भी जानते हैं। ये बार बार सेल्फ पॉलिनेशन से बनते हैं। बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो होमोजाइगस बनेंगे, और क्रॉस पॉलिनेशन से हेटेरोजाइगस बनने के चांस ज्यादा होते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। तो हाइब्रिड करेंगे, अगर हम हाइब्रिड प्लांट बनाएंगे, हाइब्रिड प्लांट कैसा होता है? ज्यादातर हेटेरोजाइगस होता है, क्योंकि किससे बनता है? हाइब्रिडाइजेशन से बनता है। दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज के मिलने से बनता है, दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स के मिलने से। और होमोजाइगस प्योर लाइन भी कह सकते हो उसको। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस वर्ड क्लियर कर लीजिए पहले। अगला वर्ड है आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस वर्ड भी बैटसन का दिया हुआ है। ये सब करामात बैटसन की है, इनको इतना पढ़ना पड़ा। ये बैटसन जिनको पढ़ाए थे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, उन्होंने बैटसन जो थे, बेटासन जो भी बोलते हो, उन्होंने ही ये सारे शब्द दिए हैं। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, एलिल्स, ये सब वर्ड बैटसन का दिया हुआ है। आगे चलते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप दो वर्ड और आते हैं टर्मिनोलॉजी में। पांचवा टर्म है जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप वर्ड का डिफरेंस क्या है? अगर हम जेनेटिक कैरेक्टर की बात करें, जेनेटिक लेवल की बात करें, जीन की बात करें, उसे हम जीनोटाइप कहेंगे। अगर जो दिखता है, जो बाहर से दिखता है, एक्सटर्नल कैरेक्टर की बात करें, उसे हम फिनोटाइप कहेंगे। तो अगर हम एक्सटर्नल कैरेक्टर की बात करें, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करें, तो मॉर्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को किसमें, कैरेक्टर को किसमें काउंट करेंगे? फिनोटाइप में काउंट करेंगे। और जेनेटिक कंस्टेंट की बात करें तो जीनोटाइप की बात करेंगे। हम बोले मेरे शरीर में इतने जीन हैं, इतने क्रोमोसोम है, जीन लेवल पे बात करें, जेनेटिक कांस्टेंट की बात करें तो जीनोटाइप कहलाएगा। और फिनोटाइप का मतलब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की हम बात करें, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें, उससे हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो क्या कहलाएगा? फिनोटाइप। अगर हम आपसे पूछे एक लंबा लड़का है और एक छोटा लड़का है, मतलब हम जीनोटाइप बात कर रहे हैं या फिनोटाइप बात कर रहे हैं? तो हम लंबा और छोटा क्या है? करेक्टर जो आपका एक्सटर्नल करेक्टर है, मॉर्फोलॉजी में आता है, इसलिए फिनोटाइप बात कर रहे हैं। हम बोले एक के शरीर में 26 क्रोमोसोम है, एक के शरीर में 29 क्रोमोसोम है, ऐसे हम बात करें, या इसके शरीर में कैपिटल टी है और इसके शरीर में कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये क्या है? जीनोटाइप बात कर रहे हैं। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप ये दो वर्ड है, और ये दोनों वर्ड आपको यूज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था जॉनसन। तो जॉनसन ने जीनोटाइप, फिनोटाइप और जीन ये तीन वर्ड आपके खोज के दिए हैं। जीनोटाइप जेनेटिक कंस्टेंट की बात करें, फिनोटाइप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की हम डिस्कस करें तो उसको हम फिनोटाइप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है फिनोकॉपी। 7 नंबर है फिनोकॉपी। अब ये फिनोकॉपी वर्ड का मतलब क्या है? फिनोकॉपी जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है? अगर सेम जीनोटाइप, दो डिफरेंट जीनोटाइप से सेम फिनोटाइप कोड होता हो, मतलब जेनेटिक कंस्टेंट तो अलग अलग हो, लेकिन फिनोटाइपिकली करेक्टर जो हो, फिनोटाइप का मतलब एक्सटर्नल करेक्टर जो हो वो सेम हो, उससे हम फिनोकॉपी कहते हैं।
जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कैपिटल टी, बताओ ये टॉल प्लांट होगा या ड्वार्फ प्लांट होगा? टॉल प्लांट होगा। और हम बात करें दूसरा एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों देख सकते हो, ये दोनों से भी कैसा प्लांट होगा? टॉल प्लांट होगा। मतलब फिनोटाइप की बात करें तो इसका भी टॉल है और इससे भी टॉल है, लेकिन जीनोटाइप की बात करें दोनों का जीनोटाइप अलग अलग है। जीनोटाइप अलग अलग रहे और फिनोटाइप सेम टू सेम निकले उसे फिनोकॉपी कहते हैं। डिफरेंट जीनोटाइप से सेम फिनोटाइप मिलना, इससे भी टॉल प्लांट बनेगा और इससे भी टॉल प्लांट बनेगा, दोनों का जीनोटाइप तो अलग अलग है लेकिन फिनोटाइप सेम है, तो इसे हम कहेंगे फिनोकॉपी। तो क्या है फिनोकॉपी? डिफरेंट जीनोटाइप से सेम फिनोटाइप पैदा करना आपका कहलाता है फिनोकॉपी। लास्ट है हाइब्रिड विगर। तो हाइब्रिड विगर्स की बात करें या हेटेरोसिस की बात करें, हाइब्रिड विगर क्या होता है? अगर बच्चे अपने पेरेंट्स से ज्यादा सुपीरियर हो तो इस घटना को हाइब्रिड विगर के नाम से जानते हैं। सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर इट्स पेरेंट्स, तो इसे क्या कहेंगे? हाइब्रिड विगर, VIGOUR। तो आपसे कोई पूछे हाइब्रिड विगर क्या होता है, आंसर होगा हाइब्रिड विगर का मतलब कि हाइब्रिड विगर वर्ड का यूज कहां करेंगे? अगर हम बात करें सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा ज्यादा सुपीरियर हो किसके कंपेयर में? पेरेंट्स के कंपेयर में, तो आप क्या बोलेंगे? सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर इट्स पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स से ज्यादा उसका बच्चा वो हो, सुपीरियर हो, अच्छा हो, तो इसे हम कहेंगे हाइब्रिड विगर। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? ऐसा होने का कारण ये है कि उसकी बॉडी कैसी होगी? हाइब्रिड विगर का मतलब हेटेरोजाइगोसिटी उसकी बॉडी में ज्यादा होगी। हेटेरोजाइगोसिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब हाइब्रिड विगर होगा। हेटेरोजाइगोसिटी समझ रहे हैं ना, उसमें डिफरेंसेस ज्यादा होंगे। तो हाइब्रिड विगर्स का मतलब होता है सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर द पेरेंट्स के ऊपर ज्यादा सुपीरियर, पेरेंट्स ज्यादा सुपीरियर हो अगर आपका ऑफस्प्रिंग बच्चा, तो उसे हाइब्रिड विगर कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी थी जो आपको पढ़नी थी। पहला था फैक्टर एलिमेंट, एलिल्स, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, फिनोकॉपी और हाइब्रिड विगर। इन शब्दों को आप थोड़ा समझ ले, इन शब्दों का आपको, इन वर्ड्स का आपको आगे काम पड़ सकता है थोड़ा बहुत, इसलिए इन वर्ड्स से मिलकर रखें। ठीक है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिनको हम अंदर यूज करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से नहीं आ रहा है लेकिन आपको ये टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे हम आगे, इसलिए आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं मेंडल ने क्या क्या किया। मेंडलिज्म पढ़ते हैं, और मेंडलिज्म पढ़ने से पहले मेंडल के पहले जितने एक्सपेरिमेंट हुए थे उन्हें हम प्री मेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के पहले, मेंडल के आने से पहले जेनेटिक्स के जो भी वर्क हुए उसे हम प्री मेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। मेंडल से पहले, प्री मतलब पहले। मेंडल से पहले बहुत सारी थ्योरी आई थी, बहुत सारी अलग अलग, और याद रखिएगा प्री मेंडलिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए प्री मेंडलिज्म से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए प्री मेंडलिज्म आपको नहीं पढ़ना है। एक दो लाइन जनरल नॉलेज के लिए सुनना है, हम सुना देते हैं आपको। प्री मेंडलिज्म में पहली थ्योरी थी वेपर फ्लूइड थ्योरी। वेपर फ्लूइड थ्योरी का मतलब कहता क्या था? ये दी थी पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट ने। कहा जब मेल और फीमेल आपस में क्वाइटस कर रहे होते हैं, क्वाइटस मतलब सेक्स होता है, जब मेल और फीमेल में मेटिंग हो रही होती है, क्वाइटस हो रहा होता है, उसमें उनके ब्रेन से कुछ मॉइस्ट मटेरियल निकलता है, कुछ वेपर निकलता है, बाष्प निकलता है, और उससे बच्चे पैदा होते हैं, उनके ब्रेन से निकलता है। लो, नई नई साधना थी। ठीक है, ये छोड़ दो, भूल जाओ। ठीक है, दूसरी थी सीमेन थ्योरी। सीमेन थ्योरी का था कि लड़के के शरीर से सीमेन निकलता है, लड़की के शरीर से सीमेन निकलता है, दोनों सीमेन मिक्स हो जाते हैं और सीमेन के मिक्स होने से बनता है बच्चा। दोनों सीमेन के मिक्स होने से बनता है, मेल सीमेन और फीमेल सीमेन के मिक्स होने से बच्चा पैदा होता है। ये सीमेन थ्योरी थी। और दुनिया के महानतम साइंटिस्ट, फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है पता है आप लोग को? एरिस्टोटल। इतने महान साइंटिस्ट ने सीमेन को एक नया शब्द दिया था, हाईली प्यूरिफाइड ब्लड। सीमेन को क्या कहा? हाईली प्यूरिफाइड ब्लड कहा। एरिस्टोटल ने क्या कहा? सीमेन जो लड़कों के शरीर से बाहर निकलता है, वीर्य हिंदी में कहते हैं, वो सीमेन
को हाईली प्यूरिफाइड ब्लड का नाम दिया किसने? फादर ऑफ बायोलॉजी ने, एरिस्टोटल जी ने। आपके और भी बहुत सारी थ्योरी आई, जैसे कि परफॉर्मेशन थ्योरी, ठीक है, इपिजेनेसिस थ्योरी, ठीक है, पेंजेनेसिस थ्योरी, जर्म प्लाज्म थ्योरी, ऐसी बहुत सारी थ्योरी आई जो मेंडल की थ्योरी के पहले आई हैं, और इन सारी थ्योरी को प्री मेंडलिज्म के नाम से जानते हैं, और प्री मेंडलिज्म आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आपको किसी भी सोर्स से प्री मेंडलिज्म पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, आगे बढ़ स्किप कर आगे बढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा लोड ना लें। अब हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक क्या क्या पढ़ा? सबसे पहला चीज पढ़ा जेनेटिक्स क्या होती है, और जेनेटिक्स से कनेक्टेड साइंटिस्टों के बारे में पढ़ा, बहुत सारे साइंटिस्टों के नाम पढ़े जो जेनेटिक्स से कनेक्टेड है। दूसरा काम हमने अभी तक क्या किया? जेनेटिक्स में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी पढ़ी, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आपकी यूज हुई है, और फिर प्री मेंडलिज्म को बताया कि मेंडल से पहले जितनी थ्योरी है इनको प्री मेंडलिज्म कहते हैं। अब यहां से आपकी रियल जेनेटिक्स स्टार्ट होगी नेक्स्ट लेक्चर से, जिसका नाम है मेंडलिज्म। मेंडल की थ्योरी को ही मेंडलिज्म कहते हैं। मेंडल ने क्या क्या किया, मेंडल कौन थे, कहां रहते थे, उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन से लॉ दिए, उन सबको बोलेंगे एक वर्ड में मेंडलिज्म, और मेंडलिज्म से आपका जेनेटिक्स स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर से। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेंडलिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे, मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे, मेंडल से मिलेंगे, कौन थे ये मेंडल जी। थैंक यू।